क्लासिक सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। आर्यभट्ट द्वारा दिया गया कथन। महत्वपूर्ण प्रश्न, मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? इसके मुख्य घटक क्या हैं, जानेंगे। सेकेंड, निर्देशांक क्या होते हैं? पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है? थर्ड क्वेश्चन है, देश से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है? ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे? आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं अथवा उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी और इस अध्याय में हम उनका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। चित्र 1.1, कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी उतरे हैं और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं। आप किस मार्ग से जाएंगे? क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी है? क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं? यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग को चुनेंगे? ऐसी परिस्थितियों में ही एक मानचित्र उपयोग आता है। ये उत्तर हो गया, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। एक काल्पनिक लघु नगर मानचित्र। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। मानचित्र के दाएं कोने के शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर ध्यान दीजिए। हम आगे देखेंगे कि वे कैसे कुछ विशिष्ट दिशाओं को इंगित करते हैं और मानचित्र को समझने में अधिक सहायक होते हैं। चिकित्सालय को अंकित कीजिए। पृष्ठ 8 पर दिए गए चित्र में नीले रंग से दिखाए गए क्षेत्र क्या दर्शाए जा रहे हैं? विद्यालय, नगर पंचायत या सार्वजनिक उद्यान रेलवे स्टेशन से कौन सा स्थान सबसे अधिक दूर है? चिकित्सालय को अंकित करना है हमें, तो चिकित्सालय देख लेते हैं कहाँ है। चिकित्सालय ये यहाँ पे है। नीले रंग से दिखाए गए क्षेत्र क्या दर्शा रहे हैं? नीले रंग से जो दर्शाया क्षेत्र है वो लेक हो सकता है, झील। विद्यालय, नगर पंचायत या सार्वजनिक उद्यान में रेलवे स्टेशन से कौन सा स्थान सबसे अधिक दूर है? अच्छा, इन चीज़ों में देखना है कि रेलवे स्टेशन से सबसे ज़्यादा दूर पे कौन है, तो ये रेलवे स्टेशन रहा। तो विद्यालय तो यहाँ है, नगर पंचायत यहाँ है, तो नगर पंचायत ही दूर हो जाएगा। कक्षा के एक क्रियाकलाप के रूप में 3 या 4 विद्यार्थियों को अलग अलग समूह में बनाइए। प्रत्येक समूह में अपने विद्यालय तथा उस तक जाने वाले कुछ मार्गों और अड़ोस पड़ोस के भवनों का मानचित्र बनाने को कहिए। अंत में सभी मानचित्रों की तुलना कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। मानचित्र और उसके घटक। हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण का रेखांकन है। यह एक लघु क्षेत्र, गांव या कस्बा, एक बृहद क्षेत्र, मान लीजिए कि आपका जनपद या राज्य अथवा भारत जैसे एक अति विशाल देश या संपूर्ण विश्व में भी हो सकता है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देखते हैं। एटलस, मानचित्रावली, मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह है। जैसे कि आप जानेंगे, मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, महासागरों और नदियों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक में चित्र 5.2। राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं? देशों या राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों को दर्शाता भारत का एक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए पाठ्यपुस्तक में
चित्र 6.3 और 8.1। किसी भी मानचित्र में 3 मुख्य घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। आप चित्र 1.1 को देखते हुए प्रथम दो के बारे में पहले से ही जान चुके हैं। आइए अब हम इन्हें अधिक सटीक से ढंग से परिभाषित करते हैं। क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक बृहद क्षेत्र को कागज के टुकड़े एक छोटे से टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? यह मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जाता है। आइए हम एक लघु नगर चित्र 1.1 हमारे मानचित्र पर वापस जाते हैं। मानचित्र जैसे कि यहाँ मुद्रित है, इसकी प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। माना कि यह 500 मीटर है, तो हम कहेंगे कि स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर है। अब इस पाठ्यपुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 में भारत के मानचित्र को देखिए। स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है, जिसकी लंबाई के ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर लिखा हुआ है। सामान्यतः इसका अर्थ होता है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्रों में 2.5 सेंटीमीटर मापता है, वो भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शा रहा है। इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। किसी विद्यालय के खेल मैदान का एक साधारण मानचित्र बनाइए। मान लीजिए कि यह 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। इसे अपने रूलर की सहायता से 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के स्केल पर सटीक ढंग से खींचिए। अब इस आयताकार क्षेत्र के विकर्ण को मापिए। आपके द्वारा की गई माप कितने सेंटीमीटर की है? स्केल की सहायता से खेल मैदान के विकर्ण की वास्तविक लंबाई की मीटर में गणना कीजिए। आइए लघु नगर के मानचित्र 1.1 के दाईं ओर शीर्ष पर स्थित 4 तीनों पर वापस आते हैं। ये 4 दिशाओं को इंगित करते हैं। शीर्ष पर उत्तर, घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूरब, दक्षिण तथा पश्चिम। इन्हें चतुर्दिश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं में उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम का भी उपयोग किया जाता है। अधिकतर मानचित्रों में उत्तर अक्षर से अंकित एक तीर होता है जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। आइए पता लगाएं। लघु नगर चित्र पर पुनः विचार कीजिए। नीचे दी गई सूची में सही और गलत कथनों की पहचान कीजिए। बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है। चलते हैं अपने चित्र पे। बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है, देख लेते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा पहला, क्योंकि बाजार उत्तर नहीं दक्षिण में है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूरब में है। संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूरब में, बैंक के दक्षिण पूरब में संग्रहालय है। नहीं, दक्षिण में हो जाएगा। ये दक्षिण है, ये पूरब है। हाँ, सही हो सकता है, दक्षिण पूरब। सेकेंड स्टेटमेंट ये हो जाएगा। रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में है। चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में रेलवे स्टेशन देख लेते हैं। चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में रेलवे स्टेशन बिल्कुल, ये उत्तर पश्चिम में है। ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में रेलवे स्टेशन है। थर्ड स्टेटमेंट सही है। झील आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में है। झील आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में, आवासीय भवन ये रहा और इसके उत्तर पश्चिम में झील है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो झील आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में। नहीं, ये गलत हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अपने विद्यालय को प्रारंभिक बिंदु मानते हुए आप क्या जानते हैं कि आपका घर लगभग किस दिशा में स्थित है? अपने शिक्षक और माता पिता से चर्चा कीजिए। प्रतीक चिन्ह मानचित्रों का एक और महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख
ड्राइंग्स है, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकारों जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्गों, रेलवे लाइनों और नदी, ताल या वन के लिए प्रतीक चिन्ह। इस तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दर्शाए जा सकते हैं। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझे, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्ह का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत के भागों के मानचित्रों के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। उसमें से कुछ चयनित चिन्हों को पृष्ठ 11 के चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। आइए पता लगाएं। अपने घर, विद्यालय और कुछ अन्य महत्वपूर्ण भू चिन्हों सहित अपने स्थान या अपने गांव का एक मानचित्र बनाइए। चतुर्दिश को दर्शाइए और दर्शाई गई कुछ महत्वपूर्ण आकृतियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्हों का उपयोग कीजिए चित्र 1.2 में जो दिखाए गए हैं। जैसे ये रेलवे लाइन में हो जाएगा, बड़ी रेलवे लाइन से दर्शाया गया, छोटी रेलवे लाइन को ऐसे दर्शाया गया, रेलवे स्टेशन को इस तरीके से हम लोग दर्शा सकते हैं। सड़कों में पक्की सड़क, और ये पक्की सड़क हो गई डबल लाइन, और ये कच्ची सड़क हो गई है। सीमा हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में 2 लाइन है, इसमें 3 है। इसमें देख लीजिए, नदी, कुआं, तालाब। नदी हो जाएगा, ये कुआं हो जाएगा, ये तालाब हो जाएगा, ये नहर, और ये सेतु को दर्शा रहा है साइन। मंदिर, गिरजाघर, मंदिर हो जाएगा, गिरजाघर हो जाएगा, मस्जिद हो जाएगा और छतरी हो जाएगा। डाकघर, ये पोस्ट ऑफिस हो गया। डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय हो जाएगा, पीटीओ। और पुलिस स्टेशन को पीएस लिख दिए हुए। बस्तियाँ एवं कब्रिस्तान, ये बस्तियाँ हो जाएंगी, और इस तरह से कब्रिस्तान हो जाएंगे। वृक्ष एवं घास, ये वृक्ष हो गए, ये घास हो गए। मानचित्रों में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्ह। पृथ्वी का मानचित्रण। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है, क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, अपितु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना संभव नहीं है। ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छीलिए कि आपके पास उसके छिलकों के केवल 3 अथवा 4 टुकड़े हो। इसके बाद एक मेज पर उन्हें चपटा करने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि किनारों को तोड़े बिना आप यह नहीं कर सकते। अब एक ग्लोब पर विचार कीजिए जो एक गोल आकृति जैसा है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाई गई वह भौतिक वस्तु जो गोलाकार है, सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी होती है। हम यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। चूँकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान यानी गोलाकार होता है, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। आइए इसकी कुछ विशेषताओं का पता करें। निर्देशांक को समझना। किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें हैं। आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र यह नहीं जानता कि दुकान कहाँ पर है, अतः आप उसे इस प्रकार का निर्देश देंगे। प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर 6:30 बजे मुझसे मिलो। इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा। अब शतरंज के पटल पर विचार करते आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर अक्षर क और ज तक और दोनों के बीच अंक 1 से 8 लगाए जाते हैं। चित्र इस साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और प्रत्येक चाल चिन्हित कर पाते हैं। यहाँ पर सफ़ेद पक्ष की रानी के सामने वाले प्यादे को 2 चाल आगे बढ़ाकर एक बहुत सामान्य चाल खेल का आरंभ किया गया है। अतः प्यादा घ 2 से घ 4 की ओर आगे बढ़ा है।
जैसे ये देखिए, इसकी बात हो रही है। प्यादा यहाँ पे पहले था, जो घ 2 पे था, और जो घ 4 पे यहाँ बढ़ चुका है। आइए पता लगा, यदि आपको काले पक्ष की ओर से खेलना है और उसी विधि से प्रत्युत्तर देना है तो इन्हीं नियमों का उपयोग करते समय अपनी चाल को लिखिए। अगर यहाँ से ये प्यादा घ ये 7 पे है, अगर ये आगे बढ़ेगा तो घ 5 पे बढ़ जाएगा। इन दोनों उदाहरणों में प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली कहा जा सकता है। इसके दो निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पटल पर वर्गीकृत को भी ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है। मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए निर्देशांकों की इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि यह प्रणाली कैसे काम करती है। अक्षांश। आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए। जब यह घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर की स्थिति बिंदु 2 ध्रुव है। इसके मध्य में भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त होती है। उस वृत्त को पहचानिए जो इसे चिन्हित करता है। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा से समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इस प्रकार की रेखा अक्षांश समानांतर कहा जाता है और यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है, जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त छोटे हो जाते हैं। अक्षांशों को अंशों यानी डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री या 0 अंश है, जबकि जो दो ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण है। इसे 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के रूप में लिखा जाता है। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म, इसे उष्ण भी कहा जाता है, होती है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर दो ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और जलवायु शीतोष्ण हो जाती है। उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीत ठंडी होती है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और यह भी कि हम एक वर्ष की समयावधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं। यह ग्लोब अक्षांशों के समानांतरों और देशांतरों के याम्योत्तरों दोनों को दर्शाता है। ये देखिए, इस तरीके से दक्षिणी अक्षांश हो गया, ये उत्तरी अक्षांश हो गया, ये प्रमुख याम्योत्तर है यानी प्राइम मेरिडियन, और ये भूमध्य रेखा है विषुवत देशांतर। अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ग्लोब का अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर यानी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी 1.3 जो चित्र है उसमें कहा जाता है। ये अर्धवृत्त है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं, इसकी बात कर रहा है। आप विज्ञान में यह भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए और कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। ग्लोब को पूरब की ओर घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातः काल है, अन्य स्थानों पर मध्य, साय या रात्रि है। जब एक देश में प्रायः नाश्ते का समय होता है तो अन्य देश से मध्याह्न भोजन का समय होता है, और किसी तीसरे देश में लोग रात्रि भोजन कर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इसी कारण एक स्थान के देशांतर के माप द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे। आइए देखिए कि यह कैसे होता है। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख याम्योत्तर
कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीनविच याम्योत्तर भी कहते हैं क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच से गुजरने वाली याम्योत्तर प्रमुख याम्योत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है। यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख याम्योत्तर से दूरी का एक माप है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है। पश्चिम हो या पूरब, इसका मान 0 डिग्री से 180 डिग्री तक बढ़ता है और इसमें पश्चिम के लिए पश्चिम तथा पूरब के लिए पूरब वर्णों को जोड़ा जाता है। उदाहरणतः पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम है, जबकि दिल्ली का 77 डिग्री पूरब है और टोक्यो का 140 डिग्री पूरब है। ध्यान रखें, जैसा कि आप देशांतर के याम्योत्तर को ग्लोब पर देख सकते हैं, 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूरब एक ही देशांतर है, इसलिए इस देशांतर को पश्चिम या पूरब न लिखकर 180 डिग्री ही लिखा जाता है। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। इनके साथ आप अब पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम है। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। यद्यपि यह डिग्री अनुमानिक रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं। पृष्ठ 14 पर चित्र 1.3 में नीली रेखाएं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के याम्योत्तर को दर्शाती हैं। यह सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती है, जिन्हें ग्रिड रेखाएं भी कहा जाता है। आइए पता लगाएं, यदि आपकी कक्षा में ग्लोब या मानचित्रावली स्पष्ट रूप से अक्षांश और देशांतर अंकित है, तो मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर, पेरिस के अक्षांश और देशांतर से के लगभग मान को लिखने का प्रयास कीजिए। ग्रीनविच याम्योत्तर, यह चित्र दर्शाता है कि कैसे प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी की पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, जबकि भूमध्य रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। अच्छा, ये भूमध्य रेखा हो गई और ये ग्रीनविच है। ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, यह पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान रखें, वास्तव में ग्रीनविच याम्योत्तर पहली ज्ञात प्रमुख याम्योत्तर रेखा नहीं है। अतीत में अन्य प्रकार के याम्योत्तर भी थे। वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर चित्र जो थी 1.5, जिसे मध्य रेखा कहा जाता था और उज्जैनी यानी वर्तमान उज्जैन के मध्य से गुजरती थी। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वहामीर भी यहाँ रहे और अपना कार्य किया। भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख याम्योत्तर सहित अक्षांश और देशांतर से परिचित थे। उज्जैनी याम्योत्तर सभी भारतीय खगोल ये ग्रंथों में गणनाओं के लिए एक प्रमुख संदर्भ बन गया था। इस मानचित्र में उज्जैनी याम्योत्तर के निकट के कुछ प्राचीन शहरों को दर्शाया गया है। कुछ शहर इसके अत्यधिक निकट है जबकि अन्य कुछ दूरी पर है। ऐसा इसलिए है कि देशांतर को मापने के लिए सही समय रखना आवश्यक है और यह वर्तमान की तुलना में तब उतना सटीक नहीं था। उज्जैनी प्रमुख याम्योत्तर का प्राचीन खगोल विद्या में उपयोग किया जाता था। वृत्त से अंकित किए गए नगरों का खगोलीय ग्रंथों में उल्लेख किया गया है जो इस याम्योत्तर पर है। नगरों के आधुनिक नाम उसके प्राचीन नामों के साथ दिए गए हैं। प्राचीन नगर को पहले और आधुनिक नगर को इसे दर्शाया गया है। तो ये प्राचीन नगर हो गया कन्याकुमारी, बेंगलुरु आधुनिक नगर बेंगलुरु, चेन्नई आधुनिक नगर है, मुंबई भी आधुनिक नगर हो गया, कोलकाता भी आधुनिक नगर, जबकि माहेश्मती और उज्जैनी ये प्रारंभिक नगर प्राचीन नगर है। मालबंगार, रोहतक, कुरुक्षेत्र ये सब प्राचीन नगर है। दिल्ली आधुनिक नगर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित यह मानचित्र अक्षांश और देशांतरों के याम्योत्तर के कुछ समानांतरों के साथ दर्शाया गया। भारत का अक्षांश लगभग 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है।
और यह देशांतर लगभग 68 डिग्री पूरब से 97 डिग्री पूरब तक फैला हुआ है। 2 रंगों में दर्शाया गया है। समय क्षेत्र टाइम जोन को समझना। ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूरब की ओर घुमाइए। इसी प्रकार हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर पूरा 360 डिग्री है, अतः इसका अर्थ है कि प्रति घंटे 15 मिनट यानी 15 इंटू 24 360। अब प्रत्येक 15 मिनट पर देशांतर के याम्योत्तर को अंकित कीजिए। मुख्य याम्योत्तर से पूरब की ओर जाते हुए हम 0 डिग्री, 15 डिग्री पूरब, 30 डिग्री पूरब, 45 डिग्री पूरब प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार 15 डिग्री जोड़ते हुए 180 डिग्री पूरब तक पहुंचते हैं। यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न है तो प्रत्येक 15 मिनट याम्योत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता है। यदि 15 डिग्री पूरब पर दोपहर 1 बजने का स्थानीय समय है तो 30 डिग्री पूरब पर दोपहर 2 बजे होंगे तथा इसी क्रम में समय आगे बढ़ता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत होता है। उदाहरणतः यदि 15 डिग्री पश्चिम पर स्थानीय समय 11 बजा है तो 30 डिग्री पश्चिम पर प्रातः 10 बजे होंगे और इसी क्रम में समय घटता जाएगा। जैसे ये 12 बज रहा है तो 15 डिग्री अगर हम लोग आगे की तरफ जाएंगे तो ये 1 घंटा आगे जाएगा। जैसे 12 से 1 बजा, 2 बजा, 1 घंटा आगे जाएगा और पीछे जाएंगे 12 बजे से तो 1 घंटा कम होगा। 11, 10, 9 मतलब 15 डिग्री, 0 डिग्री है। 15 डिग्री अगर हम पश्चिम जा रहे हैं तो 1 घंटा घट रहा है, 1 घंटा घट रहा है। आगे जा रहे हैं तो 1 घंटा बढ़ रहा है। इस ग्राफ में प्रमुख याम्योत्तर के संदर्भ में नीचे अक्षांश और ऊपरी स्थानीय समय को दर्शाया गया है। प्रत्येक रंग का एक याम्योत्तर पर केंद्रित 15 डिग्री का एक क्षेत्र को दर्शाया गया है। एक दिन ढलती दोपहर में 2 मित्र, एक पोरबंदर गुजरात से और दूसरा तिनसुकिया असम में बैठे हुए एक फोन पर बातचीत कर रहा है। तिनसुकिया वाला मित्र कहता है कि असम में सूर्यास्त हो गया है और अब अंधेरा है, जबकि पोरबंदर वाला मित्र चकित होकर कहता है कि लेकिन यहाँ तो अभी भी दिन का प्रकाश है, बताइए कि ऐसा क्यों। और कक्षा की एक गतिविधि के रूप में इन दोनों शहरों के बीच स्थानीय समय के अंतर की गणना करें। पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच 30 डिग्री के अंतर का विचार कीजिए और इसके बाद 30 डिग्री यानी 2 घंटा का अंतर हो जाएगा, 2 आवर का। 15 डिग्री 1 घंटा का है। इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। इसी कारण अधिकतर देश उसके मध्य से गुजरने वाले याम्योत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, पर स्थानीय समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आइए पता लगाएं। गुजरात और असम में बैठे दोनों मित्र पुनः चर्चा करते हैं। इस उदाहरण का उपयोग स्थानीय समय और मानक समय के अंतर को स्पष्ट करने के लिए कीजिए। यह सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं, जो ग्राफ 15 डिग्री के क्षेत्र चित्र 1.7 का व्यापक रूप से पालन करते हैं। यदि पृष्ठ 21 पर दिए गए विश्व मानचित्र 1.8 पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतः सीधी नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए है कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनका मानक समय प्राप्त करने के लिए GMT में जोड़ें यदि उनका एक धनात्मक चिन्ह है, अथवा घटा यदि उनका ऋणात्मक चिन्ह है। ग्रीनलैंड है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, इंग्लैंड, यूरोप, अफ्रीका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। कुछ देशों के मानक समय GMT के संदर्भ में को दर्शाते हुए क्षेत्र का एक विश्व मानचित्र। ध्यान रहे कि दर्शाई गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा अनुमानित है, सटीक नहीं है। इस स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश का एक मानक समय है। यह हर एक देश में एक जैसा नहीं होता। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश एक समय क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक विशाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय और रूस में 11 समय क्षेत्र है, जिसका अर्थ है कि पूरब से पश्चिम की ओर रूस में यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ समन्वय के लिए आपको अपनी घड़ी को 10 बार पुनः
समायोजित करना पड़ेगा। इसी प्रकार चित्र 1.9 में भारत पर केंद्रित ग्लोब कुछ देशों में GMT के संबंध में मानक समय दर्शाता है। ग्रीनविच पर स्थित मुख्य याम्योत्तर जिसे विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, +12 और -12 समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक है। यदि आप पूरब की ओर से यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं तो आप एक दिन, मान लीजिए सोमवार से रविवार, घटाएंगे। यदि आप पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं तो आप एक दिन यानी रविवार से सोमवार जोड़ेंगे। हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, लेकिन यह कुछ देशों में ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। अफ्रीका और यूरेशिया के कुछ समय क्षेत्र GMT के संदर्भ में। आगे बढ़ने से पहले मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, को दर्शाने के लिए एक अत्यधिक उपयोगी साधन है। मानचित्रों के मुख्य घटक दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह हैं। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर एक स्थित है जिसको अक्षांशों और देशांतरों के एक ग्रिड, पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली भूमध्य रेखा के समानांतर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही परिभाषित किया जा सकता है। देशांतर से समय निर्धारित किया जाता है, समय क्षेत्र को भी परिभाषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य याम्योत्तर के विपरीत लगभग 180 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है। प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं। इस पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 10 और अध्याय 5 में चित्र 5.2 के संदर्भ में 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर का पैमाना लेते हुए नर्मदा की नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक वास्तविक दूरी की गणना कीजिए। संकेत मानचित्र पर अपनी माप को एक सरल संख्या में पूर्णांकित कीजिए। जब लंदन में दोपहर के 12 का समय होता है तो उसी समय भारत में साय के 5:30 बजते हैं। क्यों? हमें मानचित्र में प्रत्येक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपके घर या विद्यालय की 8 दिशाओं का क्या क्या स्थित है, पता लगाइए। स्थानीय समय और मानक समय के बीच क्या अंतर है, समूहों में चर्चा कीजिए और फिर प्रत्येक समूह 100 से 150 शब्दों तक एक उत्तर लिखें। उत्तरों की तुलना कीजिए। दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश क्रमशः 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर है और उनका देशांतर 77 डिग्री पूरब एक ही है। दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए और इसे 1 या 2 वाक्यों में समझाइए। अक्षांशों के सभी समानांतरों की लंबाई समान होती है। देशांतर के एक याम्योत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है। असम में स्थानीय समय और IST भारतीय मानक समय का एक ही है। समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के याम्योत्तर के समान होती है। भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है। नीचे दी गई शब्द पहेली को हल कीजिए। ध्यान दें कि इस पहेली को हल करने के लिए अंग्रेजी भाषा के शब्दों का उपयोग कीजिए। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर पर सही का टिक लगाएं। भूमध्य रेखा के लिए अक्षांश का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए, थैंक यू। पृथ्वी पर किसी स्थान के निर्धारित करने के लिए निर्देशांकों का उपयोग किया जाता है। अक्षांश और देशांतर का या प्रधान याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच लंदन से। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है।